की लड़की होने की ये विडंबना है कि हर बात का दोष उसकी पढ़ाई लिखाई पर डाला जाता है। प्रभा के साथ भी ऐसा ही होता है। बार बार हर गलती पर उसकी पढ़ाई के बारे में बात की जाती है कि वो पढ़ी लिखी है ना, यानी वो बात नहीं करती है अपनी मनस्थिति के कारण, अपनी परेशानी के कारण, तो भी कहा जाता है कि पढ़ी लिखी है तो पढ़ी लिखी होने का घमंड है। अब उसने खाना भी बनाया है और खाना में नमक ज़्यादा हो गया, हालांकि उसमें उसकी गलती नहीं है, फिर भी तो अब भी कहा जाता है कि ये पढ़ी लिखी और घड़ी पहन कर खाना बना रही हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। इसके कारण ऐसा है। समर भी बेवकूफ़ों की तरह इस बातों पर विश्वास करने लगता है, क्योंकि जब पति पत्नी के बीच में संवाद नहीं होता तो बाकी घर के लोगों को मौका मिल जाता है उन दोनों के रिश्ते को और ख़राब करने की। तो समर भी नहीं समझ पाता और बार बार ये इस बात पर नाराज़ हो जाता है कि अब उसको लगता है कि जानबूझकर प्रभा ने खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया है। वो ये नहीं सोच पाता है कि अगर जिस लड़की के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो ऐसा क्यों करेगी, और वो भी पहली रसोई, ससुराल में उसकी पहली बार खाना बनाया है और इसमें वो खाना खराब बनाकर वो परिवार के लोगों को नाराज़ तो नहीं करना चाहती। वो नाराज़ होकर चला जाता है घर से बाहर, और भाभी जो है वो बार बार मजाक करती हैं, कह रही भाई घड़ी पहन के खाना बना रही हैं, यानी घड़ी पर कर खाना बना इसलिए खाना खराब हो गया। अम्मा की नाराज़गी का विशेष कारण तो ये था कि प्रभा दहेज कम लाई थी। मुन्नी की शादी में बहुत सारा कर्ज ले लिया गया था और अम्मा की ये मान्यता थी, अम्मा का ये सोचना था कि प्रभा जो दहेज लेकर आएगी, यानी समर की शादी में जो दहेज मिलेगा उससे वह कर्जा पाटा जा सकता है। इधर समर की शादी में भी बहुत खर्चा हो गया है, यानी बहुत सारा उधार ले लिया गया है, राशन पानी बिजली सब के लिए बहुत सारा खर्चा हो गया है और उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। तमाम लोग मांगने वाले आना शुरू हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये, और दहेज कम आने की वजह से अम्मा को की नाक भी छोटी हो जाती है अपनी पड़ोसिनों के सामने। भाई प्रभा पढ़ी लिखी है, बस इतना ही उसकी विशेषता है, बाकी दहेज वो लेकर नहीं आए। तो अम्मा को तो पहले ही दहेज को लेकर असंतुष्ट है प्रभा से, और ऊपर से अब एक नया व्यवधान आ गया कि उसने खाने को खराब कर दिया है। तो एक मौका मिल गया। दूसरे दिन सुबह प्रभा को पाँव फेरने के लिए, शादी के दूसरे दिन पाँव फेरने के लिए पुनः लड़की को मायके जाना होता है, तो जाना है और घर का माहौल जो है वो इस तरह का हो गया है। तो प्रभा का भाई आता है और उसे लेकर चला जाता है। यहाँ पर जो है समर भी सोच रहा है न जाने वो अपने घर जाकर क्या क्या शिकायत करेगी, क्योंकि निश्चित रूप से उसने भी बहुत अच्छा व्यवहार तो नहीं किया है प्रभा के साथ, और इधर खाने को लेकर जो बवाल हुआ है इसको लेकर तो जाकर शिकायत कर रही। तो सोचता है कि मैं तो भाई अब दोबारा प्रभा को लेने उसका मैं नहीं जाऊंगा, विदा कराने मैं तो नहीं जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़े, इसलिए वह पहले ही सोच लेता है। ठीक है, चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि समर को अमर ने नीचे बुलाया। समर ऊपर ही अपने कमरे में है प्रभा के जाने के बाद, तो छोटा भाई अमर बुलाता है तो दो स्वयं सेवक खड़े थे। उन्होंने कहा कि शाखा नहीं आते हो। शादी के पहले से ही वो शाखा जाना बंद कर चुका है, क्योंकि जा ही नहीं पा रहा है कि शादी की तैयारियों में लगा हुआ था, फिर शादी हो गई। तो जो स्वयं सेवक आए थे उन्होंने कहा कि शाखा नहीं आते हो। उसने कोई बहाना बना दिया कि भाई इस कारण नहीं आ रहे हैं। लगता था अम्मा भी प्रभा से खुश नहीं थी, तभी तो उसने कहा हमारे लड़कों को लड़कियों की क्या कमी है, हम तो समर की दूसरी शादी कर देंगे। ये सोच है समाज की कि लड़की से जरा सी भी चूक हुई नहीं कि लड़के की दूसरी शादी की बात सोचने लगी। और एक स्त्री, सास भी एक स्त्री है, और वो अपनी बहू के बारे में ऐसा सोच रही है कि हमारे लड़कों को लड़कियों की क्या कमी है, दूसरी शादी कर देंगे। प्रभा की क्या गलती है, दहेज कम लाई है, खाने में नमक पड़ गया ज़्यादा,
ये इतनी बड़ी गलती है कि उसकी दूसरी शादी कर दी जाए लड़के की। ये कहती हैं, समर ने अम्मा को डांटते हुए कहा कि एक शादी ने ही निहाल कर दिया, अब तो उसे पढ़ लेने दे। कहता है, अरे कब तो मुझे पढ़ लेने दो, एक शादी करके निहाल हो गए ना, निहाल हो गए सब लोग। मैं मना करता था कि शादी नहीं करूँगा, तो शादी ज़बरदस्ती कर दी। अब तो खुश हो जाओ तुम लोग, शादी हो गई। अब जो है दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हो। अरे अब मुझे पढ़ने दो भाई, अब मुझे पढ़ लेने दो। विवाह के दिनों का सारा दिखावा समाप्त हो चुका था और लेन देन वालों से रोज महाभारत होता था। जिससे भी लेना देना हुआ था वो रोज मांगने आते थे, और नहीं देने के लिए तो उल्टा सीधा बोलते थे, तो रोज महाभारत होना यानी लड़ाई होना। बाबूजी अम्मा और भाई साहब से कहते रहते, अब आगे कैसा होगा इस पर भी सोचा। इधर जो है उस समर पर यह दबाव पड़ने लगा था, आगे के बारे में क्या सोच रहे हो बताइए। उस लड़के को इंटर का एग्ज़ाम देना है, उसकी शादी कर दी, अब उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि वो आगे के लिए सोचे कि कैसे घर चलेगा, गृहस्थी कैसे चलेगी। हकीकत यह थी, असल में ऐसा करने के पीछे भी घर वालों की एक मजबूरी है। बाबूजी जो है उनको जो है 25 रुपये मात्र पेंशन मिलती थी, और भाई साहब 99 रुपये मात्र सैलरी पाते थे। शादी में भाई साहब के साइकिल मिली थी, उसे ही घसीट रहे थे। अम्मा बैठी बैठी माला जपती बुदबुदाया करती थी, 2-3 बच्चे पढ़ने को हैं, अमर मैट्रिक देगा, छोटा कुंवर अभी 6ठे में है और समर को इंटर करना है। ये सारी स्थिति घर की थी कि कई बच्चे पढ़ने वाले थे और कमाई बिल्कुल नहीं थी। पिताजी पेंशन थोड़ा सा पाते थे, भाई साहब को बहुत साधारण सी नौकरी थी। अब उतने से पूरा परिवार का खाना खर्चा, पढ़ाई लिखाई नहीं चल पा रही थी, इसलिए समर पर दबाव वे लोग डालने लगे थे कि शादी अब हो गई, अब तुम घर गृहस्थी के बारे में सोचो कि आगे कैसे चलेगा। ठीक है। घर में एक मुन्नी भी थी। मुन्नी जो घर ब्याहता लड़की थी, लेकिन वो मुन्नी सबसे अभागिन थी। लेखक ये जो शब्द इस्तेमाल करता है कि मुन्नी बड़ी अभागिन थी, ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। एक बच्ची की, इतनी कम उम्र की लड़की की पढ़ाई छुड़ाकर, पढ़ना चाहती थी, पढ़ाई छुड़ाकर 10वीं भी पास नहीं कर पाई, पढ़ाई छुड़ाकर उसकी शादी कर दे। अब वो पति अय्यास मिल गया और दुराचारी मिल गया, उसको सजा देता है, फिर इतना ज़्यादा अत्याचार करता है कि वह पुनः वापस आ जाती है, तो ये अभागिन हो गई। आप लोगों ने पहले सोच समझ कर शादी नहीं की। आप लोग को क्या ज़रूरत थी ऐसी लड़की की ऐसी शादी करने की? पता तो करते कि लड़का किस तरह का है। इतनी जल्दी होती है, लड़की इतनी बोझ होती है। मुन्नी को बोझ समझकर उतार दिया। समर से भी छोटी थी वो, उसकी शादी कितनी जल्दी बोझ उतार दो। क्या परिणाम हुआ कि वापस आ गई। तो लेकिन अभागिन उसे कहा जाता है, यानी उसके भाग्य का दोष है, ये व्यवस्था का दोष नहीं है कि ये कम उम्र की लड़की की शादी कर दी जाए। ये व्यवस्था का दोष नहीं है कि ऐसे व्यक्ति से उसकी शादी हो गई कि जो दुराचारी है। ये दोष सब लड़की का है, लड़की होने की विडंबना है। तो सबसे अभागिन है, 16-17 की उम्र में उसकी शादी कर दी थी। ससुराल से मुन्नी के करुणापूर्ण कथा थी। जब उसकी शादी हो गई, ससुराल चली गई, तो ऐसे ऐसे पत्र लिखती थी, दर्द भरे पत्र लिखती थी, करुणा में डूबे हुए पत्र लिखती थी। यहाँ आती मायके तो बिलक बिलक कर रोती थी। पति और सास मिलकर उस पर अत्याचार करते। 16-17 साल की जो बच्ची है उस पर मनमाना अत्याचार उसका पति और उसकी सास करते थे। पति का चाल चलन भी ऊपर से खराब था। उसने किसी औरत को बाद में घर में लाकर रख लिया। जब उसकी माँ नहीं रही तो उसने एक औरत को घर में लाकर रख लिया। समर को उसके पति पर गुस्सा आता। वह सब कुछ सहती रही, लेकिन जब नहीं सहा गया तो समर के पास आ गई, यानी अपने मायके आ गई। उसका पति मतलब उसके सामने ही
उस रखेल के साथ रंगरेलियां मनाता था, इसके हाथ पर पलंग का पाया रख देता और उसी पलंग पे उस औरत के साथ रहता और कहता कि इस दृश्य को देखो, इससे बढ़कर किसी स्त्री के लिए तकलीफ देख क्या हो सकता है, कि न सिर्फ मारता पीटता है बल्कि अपनी रखेल के साथ जो क्रीड़ा करता है उसको भी देखने के लिए मजबूर करता है वो। और एक दिन इतना मारा पीटा कि मुन्नी घर छोड़कर चली आई और अब तब से वही है। अब क्या कोई कर सकता है, माँ बाप क्या कर सकते हैं। लड़की वापस, माँ बाप बार बार कोशिश कर रहे थे, पिता उसको, उसके लड़के को पत्र लिख रहे थे, उसके पति को, मुन्नी के पति को, कि आओ बैठकर बातचीत किया जाए, लेकिन आता ही नहीं था। रखेल उसके पास थी, उसको औरत की कमी थी नहीं, तो बिल्कुल जवाब ही नहीं देता था। कई लोग वहाँ गए मिलने के लिए, किसी से कोई बात नहीं करता था, यानी उसने एक तरह से मुन्नी को छोड़ दिया था। मुन्नी अपने पिता के घर पड़ी हुई थी। अब बहू के बारे में कोई बात नहीं करता, भाभी प्रभा के बारे में समर के कान भरती रहती कि औरत को तो दबा कर ही रखना चाहिए। इधर जो भाभी है वह लगातार प्रभा के अभी भी पीछे पड़ी हुई हैं, वो मायके चली गई है तब भी पीछे पड़ी हुई हैं कि भाई समर को भड़काती रहती हैं, कहीं उसका दिल बदल न जाए, उसके प्रति कहीं कोमल भावनाएं उसकी न जाग जाए। इसलिए वो कहती है कि देखो भाई, औरत को दबा कर रखना चाहिए, औरत को सिर पर मत चढ़ा कर रखना, औरत को दबा कर रखना चाहिए। और दूसरी तरफ जो है, घर में रुपए पैसे की तंगी के बखान से, लगातार रुपए पैसे की तंगी का बखान होता था। माता अलग रोती रहती थी, पिता अलग रोते थे, भाई साहब अलग कुछ कहते रहते थे। इसका रोना भी समर के सामने लोग रोते रहते थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता था। पहले जो पढ़ने का चाव था वो मरता जा रहा था। पहले वो जितना मन लगाकर शादी से पहले पढ़ता लिखता था, उसको भी इच्छा अब धीरे धीरे उसकी कम हो जा रही थी। घर में रहने का मन नहीं करता था। 2 वक्त खाना और सोना मजबूरी नहीं होती तो घर में नहीं आता। सोचता था कि कॉलेज के लड़के कितने मस्त और लापरवाह रहते हैं, कोई चिंता नहीं रहती है, ठीक है। और जो है, एक जो है वह कितना बोझिल जीवन जी रहा है, और लड़के उसकी उम्र के अन्य लड़के जो हैं मधुबाला और अशोक कुमार की बातें करते हैं। वो सोचता है कि उस फिल्मी जो हीरो हीरोइन है उनके जीवन से क्या लेना देना है किसी को, क्योंकि हमारा जीवन तो वो उस तरह का नहीं है, वो कल्पना पर आधारित फिल्मी दुनिया है। तो उस पर, उसके बारे में लड़के क्यों बातें करते हैं। वो सोचता है कि हमें क्या लेना देना है। मंदिर के एकांत में बैठकर चुपचाप सोचता रहता, उससे उसको कुछ सुख मिलता था, उसको आराम मिलता था। लेकिन जब उसने देखा कि पुजारी ने एक भिखारी को मार मार कर भगा दिया, एक दिन उसने देखा कि मंदिर में बैठे हुए कि भिखारी एक गरीब बच्चों को मार कर भगा देता है, एक भिखारी को मार कर भगा दिया। तो उसके बाद उसको लगा कि ये पुजारी, बताइए, ये भगवान का पुजारी है और इतना अमानवीय व्यवहार भिखारी के साथ कर रहा है, तो उसे मंदिर भी जाना छोड़ दिया। तो ऐसे मंदिर जाने से क्या फ़ायदा कि जहाँ का पुजारी इतना अमानवीय है, मानवता नहीं उसके, भिखारी बेचारा भीख मांगने वाले को इस तरह से बुरा व्यवहार उसके साथ किया। वह सोचता कि उसके विवाह ने घर वालों की आशाओं को पूरा नहीं किया तो यह क्या उसका अपराध है। घर वालों की आशाएं क्या थी समर के विवाह से, कि समर के विवाह में अच्छा खासा दहेज मिलेगा और उस दहेज से मुन्नी की शादी में लिए गए कर्जा और समर की शादी में हुए खर्चे सब पूरे हो जाएंगे, सब दे दिया जाएगा सारा जो कर्जा है। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। तो ये पूरा नहीं हुआ तो समर का क्या दोष है। वो कहता है कि मेरा क्या दोष है इसमें भाई, अगर दहेज नहीं मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ, न तो मैं दहेज मांगने वाला हूँ, अब मांगने वाले आप लोग थे या जो भी करना था आप लोगों ने किया, मैं तो कुछ किया नहीं, फिर मुझे क्यों दोषी ठहराया जा रहा है। बाबूजी से उसे भय लगता है, बाबूजी पता नहीं कब क्या कर बैठे और क्या कह बैठे, या कोई ठिकाना नहीं है। भाई साहब को उसकी ओर देखने की फुर्सत नहीं मिलती, भाई साहब कोई परवाह नहीं थी, वे अपने आप में ही परेशान थे। एक तो उनकी छोटी सी नौकरी थी, इतना कम तनख्वाह मिलता था,
उस पर पत्नी थी और पत्नी भी गर्भवती थी। तो कुल मिलाकर जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, समर की ओर से बातचीत भी नहीं करते थे। उसे अपनी पत्नी से न बोलने का कहीं न कहीं मन में दुख भी था। इधर समर के मन में अपनी पत्नी से बातचीत न हो पाने का दुख अलग था, लेकिन इसका कारण वह प्रभा के व्यवहार में अहंकार को मानता था। लेकिन अभी भी वो अपने दोष को नहीं मानता था कि अगर प्रभा और उसके बीच अगर सामंजस्य नहीं बन पाया तो इसका कारण क्या था। तो कहता है कि प्रभा के व्यवहार का अहंकार था। वो अहंकारी लड़की है, घमंडी लड़की है, उसको झुकना चाहिए था। वो स्त्री है, लड़की है। कहीं ना कहीं पुराने संस्कारों में पलने के कारण समर के मन में भी पुरुष की उच्चता का जो भाव है कि मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, तो प्रभा को दब कर मुझसे रहना चाहिए, प्रभा को प्रयास करना चाहिए, मुझसे बातचीत करने, मनाने और मेरी खुशामद करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भला कि वो बहुत आदर्शवादी है और वो ये मानकर चलता है कि स्त्री पुरुष में समानता का व्यवहार होना चाहिए और स्त्री का सम्मान करना चाहिए। इसके बावजूद वह अपेक्षा रखता है, उम्मीद रखता है कि प्रभा जो है उसका सम्मान करे और वही जो आगे बढ़कर हर बात में पहल करे। प्रभा ऐसा नहीं करती है, प्रभा ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए वो कहता है कि हम दोनों के बीच जो सामंजस्य नहीं बन पाया, जो हम लोगों में संवाद कायम नहीं हो पाया, जो हम लोगों में संबंध, पति पत्नी का संबंध स्थापित नहीं हो पाया, इसके पीछे प्रभा का अहंकार ही उसका कारण है। दुख है कि भाई देखिए पत्नी आई और उसे बातचीत भी नहीं हुई और वो मैके चली गई, पता नहीं अब कब आएगी, क्या होगा। तो कहीं ना कहीं समर के मन में इस बात का दुख है। हर लड़के को हो सकता है, वो भी एक सामान्य लड़का ही है, ठीक है, उसने बहुत सारे उच्च आदर्शों में उसका पालन पोषण हुआ, यानी शाखा में जाने से स्वयं सेवक संघ का सदस्य होने के कारण वह जो है इस बात को मानता है कि जो है हमें शादी नहीं करनी चाहिए, स्त्री से दूर रहना चाहिए। लेकिन शादी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आकर्षण अपनी पत्नी के प्रति है। लेकिन अगर पत्नी से बातचीत नहीं हो पाई है, पति में दूरी आई है, तो इसका कारण भी वह प्रभा को ही उसका अहंकार झुकने को तैयार नहीं होता है। ये दरअसल उसका भी दोष नहीं है। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें बचपन से ही लड़के में उच्चता का भाव स्थापित कर दिया जाता है कि लड़का है इसलिए उच्च है। ये जो भाव जो उसके अंदर भर दिया जाता है वो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। देखिए उसी घर में मुन्नी है, छोटी है, लेकिन उसकी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है। समर पढ़ रहा है, मुन्नी की शादी कर दी जाती है बिना उसकी मर्जी जाने, बिना उसकी इच्छा जाने। ठीक है, समर की भी इच्छा नहीं पूछी जाती है और उसकी शादी कर दी जाती है। फिर भी उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी पसंद है, वह कुछ कर सकता है, लेकिन मुन्नी कुछ नहीं। तो ये हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है, जो प्राचीन काल की जो व्यवस्था थी और जो आज तक चली आ रही है, उसका एक आईना उपन्यासकार हमारे सामने रखता है। आप देखते हैं कि राजेंद्र यादव जो इस उपन्यास के रचयिता हैं, उन्होंने तत्कालीन समाज यानी उस समय का समाज कैसा था, उस समय जो समाज था वो लड़कियों की शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक नहीं था। लड़कों की शिक्षा कभी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था, लेकिन फिर भी ये माना जाता था कि उसको अपने पैरों पर खड़ा होना है तो उसको शिक्षित होना चाहिए, लेकिन काम भर की शिक्षा। इसलिए समर पर बार बार दबाव डाला जा रहा है कि नहीं। दूसरी बात, बाल विवाह होते थे, कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। शादी में वही सारी औपचारिकताएं, वही दहेज प्रथा, वही तमाम तरह की जो पुरानी परंपराएं थी, वही उन्हीं का पालन किया जाता था। तो उस समय का समाज ऐसा था। जिस तरह का समाज इस उपन्यास में दिखाया गया है, उस समय के समाज का एक सच्चा दर्पण उपन्यासकार हमारे सामने रखता है। तो आपने देखा कि अध्याय 3 और 4 में
जो प्रभा और समर के बीच शादी होने के बावजूद जो सामंजस्य नहीं बन पाया है और वे दोनों अब एक तरह से अलगाव की स्थिति में है। प्रभा इस समय मायके चली गई है और समर उसके बारे में सोचता रहता है। दो तरह की बातें सोचता है, एक और उसके प्रति आकर्षण का भाव जगता है और दूसरी तरफ उसके मन में गुस्सा भी है कि वो जो है एक अभिमानी लड़की है और उसने स्वयं उसके साथ अच्छे से बातचीत नहीं किया। तो बच्चों, हमने 2 पाठ पढ़ लिया है और फिर 5वां पाठ अगले कक्षा में पढ़ेंगे। अगली बार उसके बारे में हम बताएंगे। तो आप इन सभी अध्यायों को अच्छे से रिवाइज करते रहिए और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर अभ्यास पुस्तिका में करते रहिए। ठीक है।